हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर्स करवाऊंगी अप्रोक्स 5 to 10 जो कि सीबीएसई क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो भी सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है मैं सोल्व करवाती हूँ और आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो ये 110% आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जो भी सैम्पल पेपर मैं करवाऊंगी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाऊंगी, मतलब बिल्कुल सैम्पल पेपर सीबीएसई के पैटर्न के ऊपर होंगे। उसकी फोटो तो आपको मिल ही जाएगी, ओरली मैं उसे समझा दूंगी क्योंकि इसे ब्लैक बोर्ड पे समझाना बहुत ही पॉसिबल नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाएगा। मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाऊंगी। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप कंटिन्यूटी में इससे जुड़े रहेंगे और एक तरीके से आपका ये बेस्ट रिवीजन होगा। अगर आप इसमें आज तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो मैं जब भी सैम्पल पेपर करवाऊंगी, ये सैम्पल पेपर आपके लिए सैम्पल पेपर कम साथ में आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सैम्पल पेपर जो कि सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। यहाँ पे मैं मतलब सैम्पल पेपर करवा रही हूँ, दैट मीन्स ये मान के चलो कि एग्जाम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा और इसी तरीके से आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका जो पहला सेक्शन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ऑटोनोमस कंजप्शन लीड्स टू नेगेटिव सेविंग्स। एक स्टेटमेंट दे रखी है बेटा ये कि ऑटोनोमस जो कंजप्शन होता है वो नेगेटिव सेविंग्स जो है उसको दिखाता है। ठीक है। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो दिखा रखी है द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। ऐसा एक तरीके से वो प्रोपोर्शन इनकम का जो कि कंज्यूम्ड नहीं किया गया है, विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। हम उसे क्या बोलेंगे? सेव्ड बोलेंगे। ठीक है। हमारे पास दो स्टेटमेंट है। ऑटोनोमस कंजप्शन लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। स्टेटमेंट सेकंड है दैट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। अच्छा, तो इसके आंसर क्या होंगे? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो इसका आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑटोनोमस जो कंजप्शन होते हैं लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। आप सबको पता है बेटा कि जब हमारे पास इनकम नहीं होती है और उस टाइम पे जो हम कंजप्शन कर रहे होते हैं, चाहे हमने किसी से उधार लिया है या फिर हमने एक तरीके से हमने हमारी जो सेविंग्स थी उनमें से कुछ निकाल के यूज किया है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव सेविंग का पार्ट है। आपने पहले फ्यूचर के लिए रख रखा था, अब आपके पास इनकम नहीं है, आप वहां से निकाल के पैसे को खर्च कर रहे हो, तो एक इसका पार्ट होगा, सेविंग का पार्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि वो हिस्सा इनकम का जो हमने खर्च नहीं किया है वो सेविंग्स है। तो दोनों ही बातें सही है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मर्केंडाइज बैलेंस इक्वल टू किसके बराबर होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो बेटा ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, हम उसे मर्केंडाइज बैलेंस बोलते हैं। तो ये एक तरीके से जब हम जो भी हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है उसमें से हम इंपोर्टेड गुड्स को माइनस कर दे तो ये बैलेंस हमारे पास आता है। इसका ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राइमरी डिपॉजिट आर। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होती है? कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। बी ऑप्शन है गोल्ड रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक। सी ऑप्शन है रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखिए बेटा, इसका आंसर जाएगा ए, कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट्स वो होती हैं जो कि कैश डिपॉजिट होते हैं कमर्शियल बैंकों में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है बीओपी परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इम्पैक्ट इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। स्टेटमेंट 2 है बीओपी डेटा डज नॉट ऑफर एनी इंफॉर्मेशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देखिए दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी गई है,
तो इनमें से कौन सी सही है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बिल्कुल सही, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, बट फिर भी हम आगे के जितने भी स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नहीं, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नहीं बेटा, इसका ऑप्शन जाएगा ए, स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। बीओपी परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री इम्पैक्ट इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। बीओपी की जो परफॉर्मेंस होती है वो चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, वो उसकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। इसके सेकंड जो स्टेटमेंट है, बीओपी डेटा डज नॉट ऑफर एनी इंफॉर्मेशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो बीओपी डेटा होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये बात इन्होंने बिल्कुल गलत बोली है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। इसमें भी हमें वही डेफिनेशन जो होती है लाइक स्टेटमेंट दे रखी है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हेल्प टू मेंटेन द एग्जाइटिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। नंबर 2 जो मतलब दूसरी स्टेटमेंट है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस ओकर्स टू चेंज इन डिमांड इन द मार्केट। देखिए बेटा, आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए जो है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत जाएगी बिल्कुल, मतलब सही ऑप्शन जाएगा इसका। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। देखिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों बनाया जाता है बेटा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक तरीके से यूं बनाया जाता है कि अगर बिजनेस में कोई भी मशीनरी खराब हो गई, कोई भी नई मशीनरी रिप्लेस करने लाइक कुछ भी ऐसी चीज करनी है, तो हम वहां से जो फंड है वो यूज कर सकते हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही कह रही है, एग्जाइटिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उसको एक तरीके से मेंटेन करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। जबकि दूसरी बात बिल्कुल गलत है, अनएक्सपेक्टेड ऑक्सोलेंसेस जो होते हैं वो नेचुरल क्लाइमेट्स वगैरह होते हैं, ना कि डिमांड इन मार्केट होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ऑक्सोलेंसेस होता है, हमें पता है ट्रेंड चेंज होगा, मार्केट में गुड्स के जो डिमांड है वो चेंज हो सकते हैं, टेस्ट चेंज हो सकता है, प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, बट वो किसका पार्ट होते हैं? हमारी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस का। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस दिखा रखा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ही 5th में और दे रखा है एक क्वेश्चन जो कि आपके डायग्राम में दिखा रखा है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट फेजेस ऑफ द सर्कुलर, मतलब 3 फेजेस दिखा रखे हैं। On the basis of the above diagram, answer the following question. Choose the correct alternative to be filled with the blank and complete the 3 phases. हमें पता है कि 3 फेजेस होते हैं। अब 3 फेजेस में से कौन सा फेज इसमें से छूटा हुआ है? तो बेटा इसका डी ऑप्शन ठीक जाएगा, बोथ बी एंड सी। बी और सी जो है इसमें दोनों ही दिखा रखे हैं हमारा डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। ये डिस्पोजिशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम दोनों ही सेम बात है, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इज डिटरमाइंड व्हेन। जो इक्विलिब्रियम है जीडीपी का वो कहाँ डिटरमाइन किया जाता है? y इक्वल टू सी बार, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, प्लस एमपीसी y-1, या बी ऑप्शन y इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी y+1, या फिर सी ऑप्शन। तो इसमें से आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक जाएगा। सॉरी, इसका जो बी ऑप्शन है y इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी y+1, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 6 का और भी दे रखा है 45 लाइन, हम इसे लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ये हमने एएस और एडी के कंसेप्ट में बहुत पढ़ा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 6 का और है इसका जो आंसर जाएगा आपके पास दैट इज डी, क्योंकि लाइन ऑफ रेफरेंस भी हम इसे बोलते हैं, लाइन ऑफ एएस भी हम इसे बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्विलिटी बिटवीन एएस एंड एडी भी हम इसे बोलते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम डायग्राम बनाते हैं उसके जो बीच की लाइन होती है वो ये वाली होती है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू इन केस ऑफ। मनी वैल्यू जो है वो कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है, ये किस में होती है? तो बेटा ऐसा होता है हमारे पास है फुल बॉडीड मनी के अंदर। हमारे पास यहाँ पे 4 मनी दिखा रखे हैं, पेड मनी और फुल बॉडीड मनी, फिड्यूसरी मनी एंड क्रेडिट मनी।
तो फीट मनी वो होती है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज होती है, एक तरीके से नोट वगैरह होते हैं जो कि लीगली बाउंड होते हैं, सभी से ले सकते हैं। फिड्यूसरी मनी वो होती है जो चेक वाली होती है, पेयर और पेयर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है। और क्रेडिट मनी वो होती है जिसकी मनी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है कमोडिटी वैल्यू से। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसका ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ आपको तो ये आपको पूरा एक न्यूमेरिकल ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आउटफ्लो फॉरेन और इनफ्लो ऑफ दिखा रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ मेंशन इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कैपिटल बैलेंस फॉर द अबाउ डेटा ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है बेटा ये, इसमें कोई ऐसी स्पेशल इकोनॉमी का नाम नहीं दिया गया, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है। तो हमें कैसे करना है, तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड द अबाउ कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमें चेकआउट करना है। तो बेटा इसका जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस आएगा वो 3700 करोड़ आएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का ही 8 का और पार्ट दे रखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, इम्पोर्ट्स दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेटा द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हमें निकालना है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो क्या होगी। तो बेटा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो 4000 होगी। 4000 का मतलब सीधी बात है, हम इसको क्या कर देंगे 6000 में से 2000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी लेस देन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ये तो असर्शन है कि एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैन बी लेस देन हो सकती है एक्स एन सी इन्वेस्टमेंट से। रीजन है इक्विलिब्रियम जीडीपी इज स्ट्रक ओनली व्हेन प्लांट सेविंग इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों पढ़ने के बाद में हमें आंसर देना होता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो जहां तक इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसकी असर्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, बट रीजन जो है वो ट्रू है। तो इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन and reason, choose the correct answer. Aggregate demand is measured as the sum total of planned expenditure on the goods during an accounting year. Reason है it is not possible to add physical quantities of a goods and services planned to be purchased by the people. इसके कुछ अल्टरनेट्स देकर रखे हैं, आप अल्टरनेट्स पे जाएं ना जाएं, आपने क्वेश्चन को पहले ही वेरीफाई कर लेना है कि इसमें असर्शन कैसे है और रीजन कैसा है। तो इसमें बोथ जो असर्शन है और रीजन है वो दोनों ही सही हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ए ऑप्शन। बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका मतलब आंसर आप सीधा नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको करवा दिया है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर कुछ जितना भी हमारा बचा हुआ पेंडिंग पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इसमें टोटल 17 क्वेश्चन आने हैं और मैंने इसमें 10 क्वेश्चन कवर अप करवा दिए हैं। पहले ही काफ़ी बड़ा हो चुका है ये जो हमारा वीडियो है। तो इस जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है यह आपका एक जो सैम्पल पेपर है उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का आधा पार्ट है, आधा तो नहीं कह सकते बट एक तरीके से इसमें 10 क्वेश्चन हो गए, हमारे 7 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं और कुछ 6 मार्क्स के हैं लास्ट वाले। ये हम कल करेंगे क्योंकि इनका आंसर देने में मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे कर रहा है। तो मिलते हैं हमारी इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।